हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं। बहुत दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। तो वीडियोस अपलोड नहीं करने की भी वजह यही थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम मल्टीपल चॉइस में ही क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं या मल्टीपल चॉइस पैटर्न ही हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस और ड्यू टू कोविड-19। तो आप क्या करिए, हमें कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराइए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के कम से कम 100 एमसीक्यूज़ 100 एमसीक्यूज़ मुझे आप लोगों को प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि आपका सब्जेक्ट पे एक बेस हो जाए और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो कि येस, अगर कोई भी तरीके का एमसीक्यू आता है तो वी आर एबल टू सॉल्व दैट। तो आप लोगों की जो वो थ्योरी वाला सब्जेक्ट रहेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा कल से, ठीक है। आपको वो भी कल से मिलने लगेगा और आपको डेली एक सब्जेक्ट के क्या होंगे 25 और 25 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ बनाई हुई है। तो आपको 25 के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और आप मुझे रिकमेंड ज़रूर करना कि आपको किस सब्जेक्ट पे एमसीक्यू चाहिए। मुझे अभी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट लग रहा था, तो मैंने इस पे 25 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कोई और सब्जेक्ट के चाहिए होंगे तो आप बोलना, क्योंकि मैं अब सारे सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू ले आपके लिए बनाऊंगी। और आप ये बिल्कुल भी मिस इंटरप्रिटेट मत करना कि आपका थ्योरी पार्ट नहीं चलेगा, आपको थ्योरी पार्ट भी एज़ यूजुअल मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में हमें ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, ठीक है। ग्रोइंग अवेयरनेस जैसे जैसे हेल्थ केयर की बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड भी दिन पे दिन, उनकी सर्विसेज की या उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी दिन पे दिन कंट्री में बढ़ती जा रही है। तो ये बिज़नेस के किस फीचर को शो कर रहा है? आप मेरा क्वेश्चन समझे? चलिए एक बार और समझाती हूँ। जैसे कि अब हेल्थ के प्रति ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीज़न, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसके वजह से और जो हमारा जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी चला है, उसके बाद भी अब ऐसे बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं जिसके बाद क्या हो गया, लोग हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है, अब लोग क्या हो रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो हेल्थ केयर का हमारा क्या हो रहा है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके साथ साथ लोग क्या हो रहे हैं, जो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उसमें प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, डॉक्टर्स यूज़ होते हैं, उनकी भी डिमांड क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि कभी हम क्या करते थे, मंथली चेकअप नहीं कराते थे, कुछ नहीं कराते थे, तो हमें उतनी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर अब हम अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा क्या है कॉन्शियस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे चलो मंथ में एक टेस्ट करा लें, तो हमें डॉक्टर्स की नीड होगी। अब डॉक्टर्स को क्या होगा, वो मंथली चेकअप करने के लिए उनको उन प्रोडक्ट्स की नीड होगी ना। तो इसी तरह क्या हो रहा है, तो उनको उनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है जिससे वो मेरा हेल्थ चेकअप या किसी का भी हेल्थ चेकअप कर सके। तो दोनों चीज़ों की जो सर्विस और प्रोडक्ट, दोनों चीज़ों की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के किस फीचर्स को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के किस फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। तो इट्स वेरी सिंपल। मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले बताएं। हमारा ऑप्शन ए है डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविलिटी या इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है डी, ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस। क्यों इसका आंसर डी सही है? क्योंकि एक के वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, दोनों क्या एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हैं, दैट्स वाई इसका आंसर होगा इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो आप क्या करिए, कमेंट में मुझे फटाफट बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश रिफर्स टू अ नेगेटिव एंड अनफेवरेबल external factors that are likely to create hurdle for a firm। ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपके एक्सटर्नल, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आपके बिजनेस के बाहर से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं? निगेटिव और अनकंफर्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनमें से क्या हैं जो आपके फर्म में प्रॉब्लम, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? तो देखो, अगर जब भी बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो तो आपके लिए अच्छा होगा। आई डोंट थिंक निगेटिव या अनफेवरेबल होगा वो आपके फर्म के लिए। वार्निंग भी आई थिंक अनफेवरेबल, या वो हमारी कंपनी के लिए हर्डल्स नहीं क्रिएट कर सकती हैं। थ्रेट्स या बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर होगा थ्रेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी थ्रेट्स होता है तो वो हमारे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन चारों चीज़ों में से ऐसा क्या फीचर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का नहीं है? ठीक है, तो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, तो अब भी हमने ऊपर देखा कि हेल्थ केयर के कॉन्शियसनेस की वजह से लोगों के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, तो ये तो एलिमेंट है ही। डायनेमिक, येस, आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक, कभी भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू। कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा ही कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस, आई डिडंट थिंक कॉन्टीन्यूअस इज आवर अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी कॉन्टीन्यूअस थोड़ी हो सकता है, उसमें कभी भी डायनेमिक चीज़ें हो जाती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई डिडंट थिंक कॉन्टीन्यूअस इज अ फीचर ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट्स वाई कॉन्टीन्यूअस इज अ नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दैट्स वाई कॉन्टीन्यूअस इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस वजह से हमारा कॉन्टीन्यूअस राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कंपीटिटिंग फर्म्स बिसाइड बेनिफिटिंग द। ठीक है, जो कंपटीशन है वो बेनिफिशियल होता है कॉम्पिटिटिंग फर्म के लिए बिसाइड्स बेनिफिटिंग द। ठीक है, देखो कंपटीशन, इसमें देखो दो पर्सपेक्ट्स बोल रहा है। हमारा कंपटीशन कॉम्पिटिटिंग फर्म के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन किसके लिए अच्छा और होता है? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझना। कंपटीशन को इसमें बोल रहा है हमारे फर्म के लिए तो अच्छा होता ही है, बेनिफिशियल होता ही है, लेकिन इसमें और किसको बेनिफिट मिलता है? ठीक है, और किसको बेनिफिट मिलता है? तो प्रोड्यूसर्स को, इंटरमीडिएटरीज को, फाइनेंसर्स को, कंज्यूमर्स को। तो आप बताओ इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? आई थिंक इसका सही आंसर है कंज्यूमर, क्योंकि जब भी दो फॉर्म्स में कंपटीशन होंगे, बढ़ेंगे कंपटीशन, तो उससे क्या होगा? उससे हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस मिलेगा। ठीक है, जब मार्केट से अगर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या होता है? हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है, प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे जब कंपटीशन होता है तो लोग रीज़नेबल प्राइस पे अपनी सामान हमें बेचते हैं, तो कंज्यूमर्स को बहुत इजी होता है उसका क्या होने में, उसका बेनिफिट उठाने में। हमें भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट आर encompassed as the climate or set condition, economic, social or institutional in which business dash are conducted। तो आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें नॉर्मल बोल रहा है कि कुछ जैसे रूल्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के एक सेट कंडीशन होता है, क्लाइमेट होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है। इन सब में बिजनेस क्या करता है? बिजनेस क्या करता है? ऑपरेशंस करता है, कस्टम्स करता है, रिचुअल्स करता है, या मीटिंग्स करता है? ये सारी कंडीशंस जब एक बिज़नेस पे अप्लाई होती हैं तो वो एक्चुअली में क्या वर्क डन करता है? तो ऑफकोर्स ये बात है, आप सबको पता है, वो अपनी ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। ठीक है, अपनी डेली एक्टिविटीज़, डेली अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सेल परचेज है, वो हेल्ड करता है। ठीक है, वो एक्टिविटी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस कंप्राइजेस ऑल डैश सीकिंग एक्टिविटीज़
एंड enterprises that provides goods and services necessary to an economic system। ठीक है, बिजनेस क्या अपने गुड्स एंड सर्विसेज तो देता है, लेकिन किस चीज़ पे देता है? ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे देता है, लॉस के बेसिस पे देता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे देता है, या बोथ ए और बी, प्रॉफिट और लॉस दोनों पे देता है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, बिजनेस जब भी होता है तो वो हमेशा क्या करता है? प्रॉफिट पे ही काम करता है। ठीक है, हम ये देखो यहाँ पे लगा के भी देख सकते हैं। आप लोगों को अगर कभी भी दिक्कत हो ना, तो आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, एक एक वर्ड उठा के यहाँ फिट करके देख सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कभी भी वो स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आपको वो फटाक से दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं इट इज़ राइट आंसर। यहाँ पे ये मुझे सही लग रहा है, या आपके थोड़े इंटरनल जो आते हैं वाइब्स आती है, कभी कभी वो वाइब्स भी सही हो जाती हैं। बिजनेस कंप्राइजेज ऑल प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज़ एंड इंटरप्राइज दैट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, बिजनेस क्या करता है? ऑल प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज, सारी प्रॉफिट वाली काम करता है, जिससे उसके गुड्स और सर्विसेज को क्या हो, एक इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाए। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तो हम लोग उसको इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बोलते हैं। देखो यहाँ पे आंसर है ए, प्रॉफिट। ठीक है, our next question is the form of business organization that has the largest sales volume is the। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 4 तरीके के आपको बिजनेस बताए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं, इसमें से बताना है सबसे ज़्यादा सेल्स किसका होगा। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई डिडंट थिंक आपको इसमें से प्रॉब्लम होनी चाहिए। पार्टनरशिप में होगा, कॉरपोरेशन में होगा, कोऑपरेटिव में होगा, या मल्टीनेशनल में होगा? हम सबको पता है इसका आंसर होगा कॉरपोरेशन में होगा। ठीक है, कॉरपोरेशन काफ़ी ज़्यादा जिसके शेयर्स डिबेंचर्स इशू होते हैं मार्केट में, तो वैसी कंपनी होती है, तो इसके जो सेल्स होंगे वो लार्जेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कॉरपोरेशन। फिर हम चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। हर पार्टनर क्या होता है? एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होता है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बीइंग रिफर्ड हियर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कंपनी में जितने भी पार्टनर हैं वो सब पार्टनर एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के पार्टनरशिप को दिखाया जा रहा है? म्यूचुअल एजेंसी को, रिस्क बियरिंग को, मेंबरशिप को, या फॉर्मेशन को? तो इसका सही आंसर होगा म्यूचुअल एजेंसी को। ठीक है, जो म्यूचुअल बाइंडिंग पे जो पार्टनरशिप होती है उसी को हम लोग बोलते हैं। जो म्यूचुअल एजेंसी पे हमारे कंपनीज या पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और वो ये प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, मतलब उन पे वो प्रॉफिट के भी हकदार होंगे और वो रिस्क के भी उतने ही हकदार होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो आंसर इज आवर म्यूचुअल एजेंसी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। बताओ, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको इलेक्ट कौन करता है? आई डिडंट थिंक इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बोर्ड होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल पब्लिक करती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ करती हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं, या एम्प्लॉयज़ करते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर है शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी एक तरीके से हम शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो ओनर ही बोलते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं? वहाँ पे चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज अ। इसमें सबसे आपको बहुत तरीके के यहाँ पे 4 तरीके के आपको बिजनेस दिए गए हैं। इसमें से सबसे सिंपल बिजनेस ओनरशिप कौन सा है? ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा झंझट ना करना पड़े, ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाना पड़े, आपको ज़्यादा रिस्क बियर ना करना पड़े, आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, या कोऑपरेटिव? तो आप बताइए। ऑफ कोर्स ये बातें किसी से भी पूछोगे तो बता देगा प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे वो सिंगल मेरा बिजनेस हो। ठीक है, अकेले का बिजनेस हो, तो हम क्या करेंगे? उसको आराम से क्या कर सकते हैं? उसको हम चला सकते हैं। हमें किसी को प्रॉफिट नहीं देना होगा, किसी से रिस्क शेयर नहीं करना होगा, प्रॉफिट नहीं शेयर करना होगा, रिस्क अगर लॉस हो जाता है तो वो भी हमें अकेले ही बियर करना होगा, ज़्यादा कॉपीज़ नहीं होंगी, ज़्यादा फाइल बर्डन नहीं होगा, सब कुछ हम अकेले संभाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
प्रोप्राइटरशिप। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिलहाल चलिए आपसे थोड़ी सी बातें नहीं, एक आपसे सजेशन मांगती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल आंसर लिखा है, तो आप अगर चाहते हो मैं इस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी नीचे दूँ, या इसमें जैसे 4 तरीके के जो बताए गए हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कॉरपोरेशन, इन चारों को भी मैं एक्सप्लेन कर दूं अपने ऑप्शन के साथ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि आपको किस तरीके के एमसीक्यूज़ चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पीपीटी अपना वैसे ही बनाऊंगी, तो आपको जिसमें बेनिफिट हो। देखो अगर मैं ये चारों पॉइंट के अगर इसमें एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी, वीडियो तो मैं जान रही हूँ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, अ पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स हिज नेम, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, बट लेंड्स हिज नेम फॉर पब्लिक रिलेशन पर्पज इज अ, ठीक है, एक ऐसा पार्टनर जो एक्चुअली में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जब भी कोई बाहर पब्लिक रिलेशन होते हो, उस बिजनेस कभी मीटिंग होती हो, कभी कुछ भी हो तो उसका नाम वहाँ पे आता है। तो ऐसे पार्टनर को हम लोग कौन सा पार्टनर बोलते हैं? साइलेंट पार्टनर बोलते हैं, जनरल पार्टनर बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, डोमिनेंट पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है नॉमिनल पार्टनर। इस टाइप के पार्टनर को हम लोग नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, तो जो कि एक्चुअली पार्टनरशिप में नहीं होता है, लेकिन जब भी हम पब्लिक में कोई भी रिलेशन जाहिर करते हैं तो उसका नाम हम जरूर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के पार्टनर को हम लोग नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही है, यस, हमारा आंसर सही है, नॉमिनल पार्टनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a partner whose association with the firm is unknown to the general public is called, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एक बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको सारे पार्टनर्स क्लियर हो जा रहे हैं। एक पता चल गया जो पार्टनर तो होता है लेकिन जनरल पार्टनरशिप में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन जनरल पब्लिक को उसका नाम बताया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके को हम लोग नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है ऐसा पार्टनर जो कि जनरल पब्लिक को उसका नाम ना पता हो, वो पार्टनर तो हो लेकिन जनरल पब्लिक को उसका नाम ना पता हो, तो इस तरीके के पार्टनर को हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे या सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। तो आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा, इस टाइप के पार्टनर को हम लोग सीक्रेट पार्टनर ही बोलेंगे, ठीक है। जो है तो पार्टनर लेकिन उसका नाम हम पब्लिक में नहीं दिखा रहे हैं, तो इस टाइप के पार्टनर को हम लोग सीक्रेट पार्टनर ही बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ बिजनेस विद 2 और मोर ओनर, एक ऐसा बिजनेस जिसके 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हो, ठीक है, 2 और मोर ओनर्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हो। कॉरपोरेशन, कॉन्ग्लोमरेट, पार्टनरशिप या पब्लिक कॉरपोरेशन। तो हम यहाँ पे सबसे कम दिया है 2 या, पहला तो होता है प्रोप्राइटरशिप सिंगल, या 2 से ज़्यादा जो भी होता है वो होता है हमारा पार्टनरशिप, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 आपको पता है ना, तो उस टाइप के हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोऑपरेटिव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम सबको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया ही क्यों जाता है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चरली सपोर्ट नहीं उनको मिलता है, तो कोऑपरेटिव फॉर्म बना के हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को सपोर्ट करते हैं। तो एरोस्पेस गलत है, एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बोथ बी और सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। तो देख सकते हो आप, एग्रीकल्चर सही आंसर है। आप भी ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वन एंड ओनली एग्रीकल्चर वालों को ही, हमारा लोअर स्ट्रेटा जो होता है उनको ही सपोर्ट करने के लिए, हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, हम मेनली एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हम लोग कोऑपरेटिव्स बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, ठीक है, जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तब हमें इसकी कम ज़्यादा समझ में आएंगे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखो यहाँ पे वोट के बारे में पूछा गया है कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी में किस तरीके का वोट वो लोग प्रेफर करते हैं। 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट,
नो वोट या मल्टीपल वोट, ठीक है। अगर जिसके पास जितना एक शेयर है तो 1 वोट, 10 शेयर है तो 10 वोट, या 1 मैन 1 वोट चलता है, या कोई भी वोट नहीं चलता है तो मल्टीपल वोट चलता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 1 मैन 1 वोट, ठीक है। हर जगह यही चलता है, एक आदमी 1 वोट दे सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 1000 शेयर लिया हुआ तो 1000 वोट दे सकता है, नहीं, 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो इसका राइट आंसर है 1 मैन 1 वोट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसका लाइफ कैसा होता है, ठीक है। वो मतलब कितना लॉन्ग रन चल सकता है। अनस्टेबल होता है, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। स्टेबल होता है, एक लंबे पीरियड तक चल सकता है। वेरी शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है। तो उसका जो लाइफ पीरियड होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा होता है, उसको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है। तो एक स्टेबल लाइफ होता है उसका, स्टेबल लाइफ होता है उस बिज़नेस का। तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा दिन तक या उसको जब मन करे वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है या अपने बिजनेस को रन करा सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्टेबल। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टनर डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम अ पार्टनर unless he agrees to be liable for obligation incurred before his admission into the firm, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्टनर है जो उसके आने से पहले जो भी बिजनेस में हुआ हो उस के लिए वो कोई भी क्या हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा पार्टनर है जो, अगर हम आज बिजनेस में आए, ठीक है, तो ऐसा कौन सा पार्टनर है कि जो मेरे आने से पहले जो भी बिजनेस में हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक अगर हम ये चीज़ की सहमति दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, जितना भी लॉस हुआ हम बियर करेंगे या प्रॉफिट हुआ हम बियर करेंगे, तब तक अगर हम इस चीज़ को साइन नहीं करते हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। इनकमिंग यहाँ 2 बार लिखा है तो उसके लिए गलती, सॉरी, आई अपोलोजाइज, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर होगा इनकमिंग, जो आने वाला पार्टनर है, ठीक है। आने वाले पार्टनर को उसके आने से पहले बिजनेस में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर जब तक ये मान ना ले कि हाँ ठीक है, अगर कोई रिस्क हुआ है तो हम उसको बियर करेंगे, लॉस हुआ है तो हम उसको बियर करेंगे, वरना ये जिस दिन से आया उस दिन से ये क्या होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, अपनी जो भी रिस्क बियर होंगे और लॉस होगा उसको बियर करेगा। अदरवाइज इसको कोई मतलब नहीं है कि इसके आने से पहले बिजनेस में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर इज इनकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियो कल्चर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इंक्लूड। एक बिजनेस में जब हम बात करते हैं कि सोशियो कल्चर फैक्टर्स एक बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, फैमिली, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ये सब। तो इसका आंसर आप सबको पता है, सोशियो फैक्टर, ये तीनों चीज़ को ये मिला के ही बनता है, ठीक है। इनमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फैमिली का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, रिलीजन का भी इन्फ्लुएंस रहेगा और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जब एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें से चीज़ों में से क्या होता है, लेजिस्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट या बोथ ए एंड बी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आप लोग पढ़े हैं ना। तो जो लेजिस्लेचर होता है जो क्या करता है, हम पे लॉ लगाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, लेजिस्लेशन हम पे लॉ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन इज अ राइट आंसर, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन पे कौन करता है, लेजिस्लेशन ही करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, the environment which is close to business and affects its capacity to work is known as dash environment, ठीक है। एक ऐसा environment जो बिजनेस के बहुत ही क्लोज हो और उसके जो वर्किंग है, उसकी जो कैपेसिटी है, अफेक्ट, वो उसको अफेक्ट कर रहा हो। तो इस टाइप के environment को हम लोग कौन सा environment बोलेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल,
माइक्रो और मैक्रो। तो इस टाइप के हम लोग इन्वायरमेंट को माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेट होता है वो हमारे बिजनेस से, तो इस टाइप के इन्वायरमेंट को हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर है माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट होता है जो पूरी तरीके से बिजनेस के कंट्रोल में होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो और मैक्रो। ऑफ कोर्स ये बात है, इंटरनल फैक्टर्स जो भी होंगे वो पूरी की तरह से बिजनेस के कंट्रोल में होंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर है इंटरनल इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंटरनल जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है बिजनेस के, वो पूरी तरीके से बिजनेस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। इन सब में से ऐसा क्या है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। अनसर्टिनिटी, वेदर, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तीनों ही अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये तीनों हैं। तो ये क्या है? वेदर ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वेदर से बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेदर इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कभी कभी होता है वो हमारे सेल या प्रोडक्शन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आज बारिश हो रही है या आज ऐसा कुछ हो रहा है या बादल आने वाला है, ऐसा कुछ भी हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदर। वेदर इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर परचेज एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे अगर कोई गुड्स खरीद रहा है और बेच रहा है, ठीक है, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, एक कोई इंडिविजुअल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस, ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग या मॉडर्न बिजनेस, ठीक है। तो उसको हम लोग सिंपल टर्म में बिजनेस बोलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। कि अगर इंडिविजुअल रोज सामान खरीद रहा है और बेच रहा है तो वो ऑफकोर्स ये बात है बिजनेस कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस चीज़ में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं, दी जाती हैं अपने कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से। तो ऑफकोर्स ये बात है, ट्रेड में ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है, कॉमर्स में ऐसा होता है या इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ऐसा होता है, मतलब बिजनेस में ऐसा होता है कि जो कि गुड्स एंड सर्विसेज हम बेचते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा बिजनेस। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप इज, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको 2 to 50 बताया था, तो 2 to 50 नहीं होते हैं शायद, ठीक है, 2 to 10 होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप इज, एक पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? 20, 10, 50 या 15, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होते हैं? 10% रिक्वायर्ड होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को पार्टनर बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का MCQ। तो आप देख सकते हो उसका राइट आंसर है 10। तो ये था हमारा आज का MCQ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको MCQs कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो आप मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, किस सब्जेक्ट में मैं MCQ बनाऊं या मैं इसी को 100 MCQ कंटिन्यू करूं। तो कल चलिए हम मिलते हैं दोबारा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, MCQ फॉर्मेट में परचेस करने हो, थ्योरी फॉर्मेट में परचेस करने हो, क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्म में परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।